हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पहले वीडियो में हमने होम्योस्टेसिस और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, उसके एग्जांपल्स देखे। बेसिकली होम्योस्टेसिस होता क्या है? अगर एक बॉडी है, बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो जाए, कोल्ड हो जाए, हॉट हो जाए, बट बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, उसे ही होम्योस्टेसिस कहते हैं। बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है, वो भी 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस या 96 टू 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और उसके बारे में हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, उसके एग्जांपल्स देखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, क्लिक कीजिए और ज़रूर देखिए। तो आज हम देखने वाले हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पहली बात, हमने एक बेसिक से फ्रेमवर्क देखा था कि जो भी आउटपुट होता है वो फीडबैक देता है इनपुट्स को। और ये एग्जांपल देखा था कि अगर ए स्टिमुलेट करता है बी को और बी स्टिमुलेट करता है सी को, तो सी होता है आउटपुट जो फीडबैक देता है ए और बी को, और बी और सी प्रोड्यूस करता है। अभी अगर ये आउटपुट नेगेटिव हुआ, मतलब इनहिबिटरी हुआ। अभी ये नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि वो कुछ भी हो जाए, अगर एक चीज़ बड़ी मात्रा पे हो रही है, अगर टेम्परेचर हमारे बॉडी का चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको काउंटर करके उसको फिर से वापस स्टेबल पोजीशन में लाने के लिए ये मैकेनिज्म वर्क होता है। ठीक है, इसे इसलिए इनहिबिटरी इन नेचर बोला गया है, और ये अपने कंट्रोल सिस्टम को स्टेबल करने का काम करता है। इसे काउंटर रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अगर बाहर टेम्परेचर अगर कोल्ड वाला है तो बॉडी अंदर ही अंदर हीट प्रोड्यूस करने लगेगी, क्योंकि उसे कोल्ड के साथ काउंटर रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर दो फ्रेंड है और दोनों फ्रेंड में अच्छी बनती है, बट एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को गाली दे दी और पूरा इन्वायरमेंट डिस्टेबलाइज कर दिया, मतलब बहस होने लग गई। बट उनका तीसरा दोस्त आता है और वो दोनों को समझा के वो चीज़ें सब स्टेबल कर देता है या उन दोनों का झगड़ा सुलझा देता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, तो चलिए अभी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तब क्या होता है? अभी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना मतलब नॉर्मल से भी बढ़ गया। अभी क्या होगा? जो पैंक्रियाज होता है ना, तो पैंक्रियाज के ऊपर ग्लूट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। वो ग्लूट रिसेप्टर क्या करते हैं? अगर ग्लूकोज लेवल में कुछ चेंजेस हो जाए तो वो डिटेक्ट करते हैं। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो ये ग्लूट रिसेप्टर वो डिटेक्ट करते हैं और पैंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेट होता है। अब ये इंसुलिन कैसे सिक्रेट होता है? हमें तो ये मालूम है कि पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। ओके, और ये उसके बाद जो इंसुलिन तैयार होता है, जो इंसुलिन बन जाता है, वो क्या करता है? बाकी सब बॉडीज के सेल्स को स्टिमुलेट करता है और प्रोटीन चैनल्स ओपन कर देता है। अब ये प्रोटीन चैनल्स ओपन करने के कारण जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड में है वो सेल्स में जाना चालू हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? पहले पहले स्टार्टिंग में क्या होगा कि ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। ओके, तो उसकी वजह से क्या हुआ? ग्लूट रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए। तो ग्लूट रिसेप्टर ने क्या किया? जो भी पैंक्रियाज में बीटा सेल है उनसे इंसुलिन सिक्रीशन स्टार्ट कर दिया। और ये इंसुलिन सिक्रीशन स्टार्ट होने के कारण ये इंसुलिन क्या करता है? बाद में सभी सेल्स को एक कमांड देता है कि आप अपना प्रोटीन चैनल ओपन कर दो। ठीक है, अभी ये प्रोटीन चैनल ओपन करने के कारण क्या हो जाएगा? जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में है वो अभी बाकी सभी सेल्स में जाना चालू हो जाएगा। मतलब अभी यहाँ हो रहा है ग्लूकोज का ट्रांसफॉरेशन एंड यूटिलाइजेशन, जिसके कारण जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में है वो अभी ट्रांसफर होगा बाकी सभी सेल्स में। और यहाँ क्या होगा? बैलेंस होगा, बैलेंस ऑफ द ग्लूकोज इन द बॉडी, इन द ब्लड स्ट्रीम। ओके, अभी हम सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं कि अगर ग्लूकोज लेवल ही कम हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, अभी क्या होता है? जब ग्लूकोज लेवल बॉडी स्ट्रीम में कम होता है, तब जो पैंक्रियाज पे जो ग्लूट रिसेप्टर होते हैं वो सिग्नल कैच कर लेते हैं, या वो स्टिमुलस वो कैच कर लेते हैं कि अभी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल कम हो गया। अब क्या करता है? जो पैंक्रियाज में है, जो पैंक्रियाज में जो जैसे अल्फा सेल्स, जैसे बीटा सेल्स थे ना, वैसे ही अल्फा सेल्स होते हैं। उस अल्फा सेल्स की वजह से एक हार्मोन प्रोडक्शन होता है, उसका नाम होता है ग्लूकागॉन। अब ये ग्लूकागॉन क्या करता है? वो जाके बाइंड होता है लीवर के रिसेप्टर के पास। ठीक है, अभी ग्लूकागॉन सिक्रेशन हुआ, वो जाके
किस रिसेप्टर के पास बाइंड होगा, लीवर के रिसेप्टर के पास बाइंड होगा, ठीक है। अभी ये सिग्नल गया लीवर के पास। अभी लीवर क्या करता है, जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन करता है या ब्रेक डाउन करता है, उसको ही हम ग्लाइकोजन्स कहते हैं। अब ये ग्लाइकोजन्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इन सब को मिला के ग्लूकोज तैयार होता है, ग्लूकोज बन जाता है। और ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज बनने के बाद वो ग्लूकोज मूव होता है ब्लड स्ट्रीम में, और ऐसे ग्लूकोज लेवल स्टेबलाइज हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि एक सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में ग्लूकोज लेवल कम हो गया और उसे फिर से नॉर्मल कंडीशन में, स्टेबलाइज कंडीशन में करने के लिए एक नेगेटिव फीडबैक गया, उसे ही कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अभी हम थर्ड एग्जांपल में देखते हैं कि अगर सराउंडिंग इन्वायरमेंट ही कोल्ड हो गया तो क्या हो जाता है। जब सराउंडिंग इन्वायरमेंट कोल्ड हो जाता है तो हमारे स्किन के थर्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एफरेंट सिग्नल भेज देते हैं हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस हमारा थर्मो रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो एक कंट्रोल सेंटर है। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, इफरेंट सिग्नल सेंड करता है स्टिमुलेट करने के लिए, और ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा वैसोकंस्ट्रिक्शन को और मसल शिवरिंग को स्टिमुलेट करेगा। और ये दोनों होते हैं क्लिनिकल रिस्पांस, कि अगर आउटसाइड इन्वायरमेंट हमारा कोल्ड है तो हमें हमारी बॉडी की हीट मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें काउंटर रिस्पांस देना है, ठीक है। अगर बाहर कोल्ड है तो हमारी बॉडी को हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा और हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन क्यों, अगर सोचिए कि वैसो डायलेशन हो जाए, तो वैसो डायलेशन में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो अगर स्किन के कांटेक्ट में या इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाए तो हीट रेडिएट हो सकती है, और यहाँ पे हीट का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और हमें तो हीट कंज्यूम करनी है, इसीलिए वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसके कारण हीट ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व रहती है और हमारी बॉडी में हीट मेंटेन रहती है। और सेकेंड पॉइंट है कि मसल शिवरिंग। मसल शिवरिंग से क्या होता है कि एटीपी कंज्यूम होता है, और एटीपी कंज्यूम होने के कारण ही हीट प्रोडक्शन होता है। इसीलिए जब इन्वायरमेंट कोल्ड होता है तो हमारी बॉडी शिवरिंग करने लगती है, मसल शिवरिंग स्टार्ट होने लगती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोडक्शन हो जाता है। और हमने देखा कि अगर वैसो डायलेशन हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होने के कारण स्वेट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्वेट प्रोडक्शन स्टार्ट होने के कारण जो भी वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और कूलिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इवेपोरेटिंग कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हमारे स्किन की एक कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि हमें तो हीट कंज्यूम करनी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ इनिबिशन होता है स्वेट प्रोडक्शन का, ओके। और ऐसे ही वो काउंटर रिएक्ट करते हैं कोल्ड टेम्परेचर के लिए। अभी फोर्थ एग्जांपल में देखते हैं कि अगर इन्वायरमेंट ही हॉट हो जाए तो क्या हो जाता है। जब इन्वायरमेंट हॉट हो जाता है तो हमारे स्किन के थर्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके कारण एफरेंट सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास जाता है, और हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल सेंटर होता है। तो वो क्या करता है, इफरेंट सिग्नल भेज देता है और स्टिमुलेट करता है वैसोडाइलेशन के लिए। अभी आप सोचिए कि अगर वैसोडाइलेशन हो जाए, वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्किन के कांटेक्ट में आएगा, और जो भी एक्स्ट्रा हीट है वो रेडिएट हो जाएगी, वो बाहर रेडिएट हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा, हमारे बॉडी में हीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इस बार हमें क्या करना है, अगर बाहर का टेम्परेचर अगर हॉट है तो हमें अपनी बॉडी कोल्ड रखनी है, और हमें वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। इसीलिए वैसोडाइलेशन हो जाता है, और वैसोडाइलेशन से मोस्ट ऑफ द हीट क्या हो जाती है, रेडिएट हो जाती है। उसके बाद हमने अभी पढ़ा कि जब वैसोडाइलेशन हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है, तो वहाँ पे स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। स्वेट प्रोडक्शन स्टार्ट होने के कारण क्या हो जाता है कि वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है, और स्किन के ऊपर एक कूलिंग सी लेयर फॉर्म हो जाती है। उसके ही साथ साथ हाइपोथैलेमस इनहिबिट करता है मसल शिवरिंग को। अभी मसल शिवर करेंगे मतलब एटीपी फॉर्म होगा और हीट प्रोडक्शन होगा, और वही तो हमें अवॉइड करना है। हमें हीट प्रोडक्शन अवॉइड करना है, जिससे बॉडी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कूल रहे और नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। इसीलिए हाइपोथैलेमस इनहिबिट करता है मसल शिवरिंग को। दीज आर द 4 एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलना।